Hello students, my name is Prabhupada from SKLGD Public School. Today I am going to start the first chapter of history, rise of nations in Europe. कंटिन्यू करेंगे इसका ये हमारा फिफ्थ पार्ट है. कंटिन्यू हमारे फोर्थ पार्ट इसके आ चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को आप देख लेंगे. हमारा टॉपिक है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फ्लैग. कौन कौन सी रोमांटिक जो इमेजिनेशन है जो बनाई गई थी और किसके इमेजिनेशन क्या थी और नेशनल फ्लैग क्या थे, किस तरह से उनको क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था. देखेंगे रोल ऑफ द कल्चर इन द क्रिएटिंग ऑफ द आइडिया ऑफ नेशन. अगर किसी भी नेशन को बनाने में सबसे बड़ा जो आइडिया होता है वो किसका होता है, वो किसका आता है, कल्चर का एक बहुत बड़ा आइडिया होता है. क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पीरियड में जितनी भी स्टोरीज थी, पोइम थी, म्यूजिक थे, सारी चीज़ें जो बनाई जा रही थी वो किसके ऊपर ही बनाई जा रही थी, नेशनलिस्ट के ऊपर ही बनाई जा रही थी, अपने देश के ऊपर ही बनाई जा रही थी. नॉर्मली अगर हम देखते हैं, अगर हम किसी देशभक्ति से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुनते हैं तो हमारे अंदर भी अपने देश के प्रति क्या हो जाता है, अपने देश के प्रति महत्व बढ़ जाता है या हम देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं. अगर हम भगवान की कोई रिलीजियस से रिलेटेड कोई सॉन्ग सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो हमें जो भी चीज़ें हम जैसा देखते हैं हमारी फीलिंग्स भी वैसे ही होती हैं. तो सेम वही चीज़ें कहाँ पर हो रही थी, यूरोप कॉन्टिनेंट्स में भी वही चल रहा था कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या किए जा रहे थे, कल्चर को क्रिएट किया जा रहा था, नेशन से रिलेटेड किया जा रहा था, आर्ट एंड पोइट्रीज बनाई जा रही थी, इमेज पेंटिंग्स बनाई जा रही थी अपने देश को लेकर, वही सारी चीज़ें चल रही थी. इसी से रिलेटेड एक हमारा एग्जाम्पल है पोलैंड का. पोलैंड जो था बाद में उसको पोलैंड के पार्ट को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग कंट्रियों में डिवाइड कर दिया जाता है. तो वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, यूज ऑफ द फोक सॉन्ग. फोक सॉन्ग मीन्स होता है जो लोकगीत होते हैं, लोक कथाएँ होते हैं, उनका यूज किया जा रहा था. फोक पोइट्री उनका यूज कर रहे थे एंड द फोक डांस उनका यूज कर रहे थे. एंड द लैंग्वेज, और वो लोग अपनी जो पॉलिश लैंग्वेज है उनको उन्होंने कंटिन्यू इसलिए रखा था क्यों, कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे थे, उनके अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग थी और उसको वो लोग कंटिन्यू जगाए रखना चाह रहे. जबकि उनको वहाँ पर जब वो ये जो पोलैंड का जो पार्ट है, कुछ पार्ट रसिया के पास जब गया था तो वो लोग वहाँ पर अपनी लैंग्वेज वहाँ पर उनको एबॉलिश करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, कि हम अपनी लैंग्वेज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ऐसे ही हमारा दिया जाता है कि फ्रांस में क्या होता है, उसी टाइम पीरियड में फ्रांस में एक नेशनल असेंबली होती है, वो प्रोक्लेम की जाती है एंड द आर रिपब्लिक की जाती है, ग्रांटेड एंड द सफ्रेज टू ऑल अडल्ट मेल. तो फ्रांस में 1848 में ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर नेशनल असेंबली में ये प्रोक्लेम किया जाता है कि जितने भी हमारे फ्रांस के जो युवा हैं उन सभी ग्रांटेड सफ्रेज ऑल द अडल्ट मेल, जितने भी मेल युवा मेल हैं 21 ईयर्स के हैं, सभी लोगों को किसका राइट दिया जाना चाहिए, सभी को वोटिंग राइट प्रोवाइड किया जाना चाहिए. ग्रांटेड सफ्रेज टू ऑल अडल्ट मेल. ठीक है, यहाँ पर मेल दिया गया है, मेल से मतलब है सिर्फ मैन लोगों को ही किसकी वहाँ पर परमिशन दी जा रही थी कि वहाँ पर सभी लोगों को वोटिंग राइट मिलना चाहिए. हंगर एंड हार्डरशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट. अगर कहीं ना कहीं हम कहें कि हंगर और हार्डरशिप की वजह से भी कुछ पॉपुलर रिवॉल्ट हुए हैं, वो इसलिए हुए हैं क्योंकि यूरोप कॉन्टिनेंट में उस टाइम पीरियड में क्या हो रही थी, जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही थी. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, शिफ्टिंग वहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. तो जब कंपटीशन होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, रिवॉल्ट देखने को मिलता है. और वहाँ पर कंपटीशन क्यों हो रही थी, क्योंकि इम्पोर्ट्स की वजह से वहाँ पर कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ रही थी. और दूसरा क्या होता है कि जब किसके प्राइस बढ़ जाते हैं, जब फूड के जो प्राइस बढ़ते हैं, और उसी टाइम पीरियड्स में क्या हो रहा था, जो उनकी उस साल की जो फसलें थी वो क्या हो जाती है, क्रॉप्स जो होती हैं वो फेल हो जाती हैं. स्टोरेज ऑफ फूड शॉर्टेज ऑफ फूड, किसकी कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है. और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर देखने को मिलती हैं, वहाँ पर यूरोप में देखने को मिलती हैं, फ्रांस में देखने को मिलती है. और लोग कहीं ना कहीं सारा का सारा आरोप किस पर लगा देते हैं, लुइस फिलिप पर लगा देते हैं, वॉज द फोर्स एंड द फील द पोजिशन, कि ये सारी जो आज परिस्थितियाँ बनी हैं उसका जो रीज़न है, जो वहाँ के जो राजा है, मोनार्क है, लुइस फिलिप ही है, उनको सभी जो लोग होते हैं वहाँ के फ्रांस के लोग होते हैं उनको ये इसका कारण मानते हैं. तो आपने देखा कि अगर मान लीजिए हमारे इंडिया में भी अगर कुछ भी होता है कि क्रॉप्स फेल हो जाती हैं या कोई भी अगर रीजन होता है तो लोग किसको ही
किसका उसको दोषी मानते, गवर्नमेंट को ही उसका दोषी मानते, चाहे गवर्नमेंट का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। ऐसा ही वहाँ पर कहाँ, फ्रांस में भी यही सारी चीज़ें चल रही थी। तो हंगर एंड हार्डरशिप की वजह से भी क्या हो रही थी, हार्डरशिप इससे होता है कि कठिनाई होना, इस वजह से वहाँ पर कई सारे रिवॉल्ट हुए थे। तो ये कहीं ना कहीं ये कारण भी किसके थे, रिवॉल्ट का कारण थे। तो हमारा ये वाला भी टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।